हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल? तो लास्ट का जो लाइव क्लास था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, स्टूडेंट्स बहुत थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बातें करके, कुछ तरीका बता के। एंड ड्यूरिंग दैट क्लास कुछ सवाल भी थे, है ना? तो उसी सवाल के कुछ आंसर्स मैंने मैंने दो तीन क्वेश्चंस लिया। आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन। तो सीधा चलते हैं बिना किसी मतलब टाइम वेस्ट किए। जैसे कि ये इसका हेडिंग जान ही रहे हो आप, योर कमेंट्स हैव बीन आंसर, दैट मीन्स आपके कमेंट्स का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये बोला कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टाइप ऑफ एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबव इज इक्वल टू जीरो। व्हाट डायग्राम नहीं, विच डायग्राम होगा? देयर इज अ मिस्टेक जिसने भी लिखा है। So make sure whenever you write something, you should write it clearly so that at least I can understand. मुझे तो ये समझ में आ गया था, छोटा सा मिस्टेक है, बहुत ही माइन्यूट सा। ठीक है, तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं था वैसे तो। इसमें सिर्फ एनर्जी स्टेट्स की बात बोला है कि आपका जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो एनर्जी स्टेट्स है वो क्या होता है। एक तो जीरो लेवल, जीरो के जो मतलब ऊपर, मतलब जो बोला कि अबव जीरो, जीरो से मतलब ग्राउंड स्टेट्स के ऊपर जो नॉर्मली रहता है ग्राउंड स्टेट। उसके बाद फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ही अनबाउंडेड हो जाता है, तो फिर वो इन्फिनिटी में चले जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो मैं यही पे आपको बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम है, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, क्या था कि ऐसा एक लाइन खींचना है आपने। ये हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो है उसका जो एकदम ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, है ना? तो ये यहाँ पर आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, ये En इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं, यहाँ से ये n इजिकल टू 1 से लेके n इजिकल टू 2 पे, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? तो n की जगह अभी हम लोग क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, 2 स्क्वायर। तो इसका एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आता है। देन n इजिकल टू 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे, और यहाँ पे ये ऑर्बिट्स क्लोजर होता जाएगा। ठीक है, तो इसी डायग्राम को आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। और ये वाला जो है ऑलमोस्ट 5 तक, n इजिकल टू 5 तक आप बुक में देखोगे कि ये एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, एक्साइट होके बाहर को जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर। ये डायग्राम बना के आपको मतलब वो एक्सप्लेन करना था, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हुएवर इज दिस, चले आगे। नेक्स्ट जो सवाल है, दैट इज सर फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में डाउट है। वेरी इजी, सेमीकंडक्टर का हर साल ये क्वेश्चन आता ही है, फुल वेव या तो फिर हाफ वेव रेक्टिफायर को ड्रॉ करने का, उसको समझाने का। तो ये जब मैं सिखाऊंगा, आई विल नॉट टेल यू अबाउट पीएन जंक्शन एंड ऑल। मैं ये समझ रहा हूँ दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन, हाउ फॉरवर्ड बाइसिंग is used or how forward bias is like happen in PN junction diode। मैं ये समझ के रख के इसको सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको पीएन जंक्शन वाला पार्ट नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ रेक्टिफायर सिखा दूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम के लिए मैं इधर हमारा जो कॉर्नियर राइट है एप्लीकेशन, जो हमारे इस टीबी में आया था उसी में जाते हैं। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर जैसा ड्रॉ करना है, ऐसा। इधर थोड़ा सा ये हो गया, और इधर ये, इधर ये। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर प्राइमरी देना है, मतलब ट्रांसफार्मर जैसे होता है प्राइमरी, ऐसे कॉइल देना है। ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपने एक डायड लगाना है, जो कि डायड को मैं हाथ से ड्रॉ कर दूंगा। और यहाँ पर भी एक लाइन होगा,
ठीक है? यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अब थोड़ा हाथ से बना देता हूँ। यहाँ पर ये सेकेंडरी है इस ट्रांसफार्मर का, तो आपके बुक में जैसा है वैसे ही बना देना, ठीक है? और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। और यहाँ सीधा आप आउटपुट लगा सकते हो, ठीक है? सीधा ही आउटपुट लगा सकते हो या फिर मिडिल से कहीं से भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो, है ना? और हाँ, एक चीज आप रजिस्टर यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के, लोड रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस मतलब मान लो कि यहाँ पे आपने क्या लगाया, लोड रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ से आपने आउटपुट ले लिया, ठीक है? हो गया। अब देखो यहाँ पर इनपुट सोर्स भी है, सॉरी मैं यहाँ पे चलो, यहाँ पे इनपुट सोर्स है ये वाला, और इनपुट सोर्स कैसा है, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। रेक्टिफायर का मतलब है ये क्या करेगा, करंट को रेक्टिफाई करेगा। दैट मीन्स अगर कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लो। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका डीसी आउटपुट है, इधर डीसी आउटपुट। लेट मी मेक द इंक अ लिटिल बिट थिकर। ओके, तो ये आपका पीएन जंक्शन है, ठीक है? ये आ गया लोड रेजिस्टेंस, ये आ गया, ठीक। थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको इसमें आउटपुट की बात करूं। अब हमको पता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इट्स अ पल्सेटिंग करंट, मतलब ऐसा ये अपने हर एक टाइम पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या करता है, चेंज करता है। तो फॉर इंस्टेंस पहला साइकिल के लिए, पहले साइकिल के लिए मैं ये इनपुट वेव फॉर्म बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ, इनपुट वेव फॉर्म, जहां पर आपका ये वेव कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। और यही पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका आउटपुट वेव फॉर्म के लिए मैं इधर बनाऊंगा आउटपुट। तो पहले साइकिल के लिए ये वाला जो साइकिल है, इस साइकिल के लिए क्या होगा कि आपका ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है? और ये वाला इसका पोलैरिटी नेगेटिव में बनेगा। बहुत बढ़िया। अब हमको पता है जब एक डायोड में पी साइड को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं और एन साइड को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस्ड। और हमको ये भी पता है कि फॉरवर्ड बायस में एक फॉरवर्ड करंट क्रिएट होता है। अब फॉरवर्ड करंट क्रिएट होगा तो मेरा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो उस आउटपुट को मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ऐसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है? अब जैसे ही सेकेंड साइकिल पर आ गए हम लोग, पहला साइकिल खत्म हो गया, आउटपुट मिल गया। जैसे ही सेकेंड साइकिल पर आ गए तो यहाँ पर देखो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, बिकॉज अभी डायरेक्शन भी चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, ठीक। अब जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बन गया अभी नेगेटिव, पोलैरिटी चेंज हो गया। अब जैसे ये बन गया, अब ये हमको पता है कि पी साइड जब एन के साथ और एन साइड जब पॉजिटिव के साथ जुड़ता है तो वहां पर बन जाता है रिवर्स बाइस का केस, रिवर्स बाइस हो जाता है। अब रिवर्स बाइस में क्या होता है, रिवर्स करंट जो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, दैट मीन्स हमको उसको इग्नोर ही कर सकते। तो उस केस में क्या ये वाला जो हमारा इनपुट था इसके लिए मुझे कोई करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये वाला क्या होगा, एकदम सीधा ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं। फिर से ये वाला प्लस वाला आएगा, ये वाला केस, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। फिर क्या होगा, इसके लिए मुझे नहीं मिलेगा, फिर ये हमको मिलेगा और ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये आपका आउटपुट फॉर्म बनेगा किसके केस में, दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे सिर्फ आप देखो, हाफ वेव मतलब जो दोनों वेव में सिर्फ आपको आधा वेव आउटपुट मिल रहा है, ओके?
आधा क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद जाते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत अच्छा है फुल वेव रेक्टिफायर। आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली ड्रॉ भी कर सकते हो, आउटपुट फॉर्म में देख सकते हो। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे इनपुट रहेगा, यहाँ पे ऐसा बनाते हैं हम लोग, यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पर आपका प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, अब दी ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर, यहाँ तक बनाते हैं। देन यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ पर मेरा ऑल्टरनेटिंग सोर्स, एसी इनपुट। ठीक है, बट फुल वेव में क्या करेंगे हम लोग, दो डायोड्स लगाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक, और इसमें और एक चीज करते हैं, सेंटर टेपिंग। क्या करते हैं, सेंटर टेपिंग, मतलब हम लोग इसको ऐसे, एक तो अर्थ के साथ इसके ज्वाइन कर दिया, ये आगे जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे बना लो, और ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओ, और ये आ गया आपका आउटपुट। ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर टिप। सेंटर टिपिंग इसीलिए करते हैं ताकि मतलब क्या हो जाता है कि दोनों डायोड्स में, इसको एक आधा हिस्सा कर देते हैं एक साइकिल में, इसको एक आधा हिस्सा कर देते हैं। इस कई काम है सेंटर टिप। ठीक है, और बाकी ऑल्टरनेटिंग सोर्स आ गया, दो डायोड आ गया। लेट्स से दिस इज D1, दिस इज D2। ओके, और हमको मिला, यहाँ पर हमको चाहिए अभी इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। तो हम लोग बनाते हैं सिंपल सा, इधर एक इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे आउटपुट। इनपुट ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो पहले की तरह ही, जो पहला साइकिल है, इस साइकिल के लिए लेट्स से ये वाला पोलैरिटी पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो देखो, पी साइड, इसका जो पी साइड है पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव जो है नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, और ये वाला क्या होगा, देखो इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब पी साइड के साथ, और पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव के साथ, मतलब एन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो आ जाएगा रिवर्स बायस, मतलब D2 हो गया रिवर्स बायस्ड, और जो आपका D1 हो गया ये फॉरवर्ड बायस के केस में आ गया। तो फॉरवर्ड बायस के केस में जैसे आ गया, तो D1 के लिए मुझे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आपको एक आउटपुट करंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट साइकिल में क्या हो गया, अब तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मतलब ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम नेगेटिव, ये बन जाएगा अभी नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव बना, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, और ये वाला फॉरवर्ड बायस में हो गया। मतलब अभी के केस में D2 क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। क्यों, बिकॉज पॉजिटिव और पी साइड, नेगेटिव और एन साइड, तो ये फॉरवर्ड बायस में बन गया, और ये रिवर्स बायस का केस। ठीक है, D1 बन गया आपका रिवर्स बायस। तो इस केस में भी क्या मिलेगा आपको, इस डायोड के लिए एक आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से चेंज होता रहेगा, और आपको एक कंटिन्यूअस आउटपुट मिलता रहेगा। बट ये आउटपुट कैसा होगा, पल्सेटिंग होगा। मतलब जो भी अप्लायंस आप यूज करोगे उसमें एक तो स्लो चलेगा और वाइब्रेशन आएगा। किसकी वजह से, बिकॉज आउटपुट ऐसे कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर से ये पल्सेशन है ये निकल के ऐसे सीधा हो जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फुल वेव रेक्टिफायर, और यही वाला है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को फुल वेव मिल रहा है ना। फुल वेव क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक
फुल वेव यहाँ पर आपका आउटपुट मिल रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट, आई होप जिसका भी क्वेश्चन था क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ओके, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर बिकम जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में कंडक्टर के अंदर फील्ड क्यों जीरो होता है। देखो, पहली बात तो जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या फिर वो न्यूट्रल हो या कुछ भी हो, जो एक्सेस चार्ज है वो हमेशा उसके सरफेस में रहता है, उसके अंदर नहीं। अगर अंदर होता या फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्जेस क्या करते, मूव करना शुरू करते उस बॉडी में। तो अगर चार्ज मूव करते तो वो बॉडी अनस्टेबल बनी। तो पहला तो ये चीज। दूसरा, मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको कि जब भी किसी बॉडी में चार्जेस है, जैसे यहाँ पर चार्जेस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रैंडमली ओरिएंटेड है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर ये एक्सटर्नल फील्ड में है, एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही है, तो क्या हो जाता है कि इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या हो जाएगा, एक साइड में आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस एक साइड में आएगा, और यहाँ पर एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। एंड दैट इज व्हाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर के अंदर, दैट इज जीरो। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल कम अगेन लाइव ऑन यूट्यूब। वहां पर आना, आप लोग मतलब कमेंट्स डालना, वहां पर हम लोग क्वेश्चंस का एक सेशन रखने का सोच रहे हैं। सो होपफुली यू विल वॉच दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।